हैं जो हमारे जहन में भी बने हुए हैं, जिनको लेकर बातचीत हम करेंगे। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। शिवदान सर, ये वो वक्त है जब अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग देश नजर आ रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तबाही चारों तरफ देखने को मिलती है। यूक्रेन तो लगभग तबाह हो गया है, लेकिन फिर भी घुटने नहीं टेक रहा है। ईरान और इजरायल के बीच में जो कुछ अभी चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। उधर इजरायल लगातार हमास के खात्मे के लिए जो फिलिस्तीन में कर रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अब अगला जो मोर्चा है वो चीन और ताइवान के बीच में नजर आ रहा है, और चीन ने इस बार ऐसे ही नहीं धमकी दी है, तारीख भी बता दी है। जून का पहला हफ्ता खतरनाक है ताइवान के लिए। देखिए, आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त भी चीन ने ताइवान को धमकी दी थी, और उस वक्त वो कहा था कि जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया है वही चीन ताइवान के साथ करेगा, जिसका नोटिस लेते हुए अमेरिका ने चीन को उस वक्त चेतावनी दी थी कि यदि चीन कोई इसी तरह की हरकत करेगा तो अमेरिका अपनी सेनाएं भेजने से चूकेगा नहीं। इस वक्त भी अमेरिका इस बात में बहुत कंसर्न है, और इस वक्त ताइवान में सरकार बदली है, नए प्रेसिडेंट ने शपथ ली है, तो चीन अपना उस नए प्रेसिडेंट को अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से चीन इतना बड़ा सैनिक शक्ति से इतना विशाल है कि उसने पूरे ताइवान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और इस वक्त जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, चीन भी सोच रहा है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है, क्योंकि यदि नेटो को मेंबर बन जाएगा यूक्रेन, तो नेटो की सारी सेनाएं उसकी सीमा पर आ लगेंगी। इसलिए रूस ने यूक्रेन को बहुत पहले से बोला हुआ है कि आप नेटो की तरफ नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से ताइवान और चीन के बीच में, ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जबकि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और चीन चाहता है कि कम्युनिज्म का प्रसार करते हुए ताइवान में भी कम्युनिज्म स्थापित किया जाए, जिसको कि ताइवान की जनता और ताइवान के जो शासक हैं वो नहीं मान रहे हैं। इसलिए चीन का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यदि रूस ताइवान को, यूक्रेन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाने के लिए अटैक कर सकता है, तो उसी प्रकार से चीन भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। मगर यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि जहां पर भी कम्युनिज्म डेमोक्रेसी को अफेक्ट करेगा या प्रजातंत्र को मिटाने की कोशिश करेगा, वहां पर अमेरिका बिना किसी नोटिस के अंदर आएगा और कम्युनिज्म फोर्सेस को हराने की कोशिश करेगा। तो इसी ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका दिखता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ताइवान छोटा सा देश जो अपने लिए लड़ रहा है, और अब खबर ऐसी है कि यूक्रेन के लोगों की तरह अब ताइवान के लोग भी खुद को तैयार कर रहे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध के हालात हो सकते हैं। कर्नल शिवदान, आप रहिएगा। इन सब के बीच में चीन और ताइवान के बीच में तनाव जो बढ़ रहा है उसको लेकर एक अपडेट है। चीन ने ताइवान को सीधे युद्ध की चेतावनी दे दी है, ये हमने पहले आपको बताया। यहाँ पर पूर्ण पुनर्मिलन तक जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी, ये सीधे सीधे चीन ने कह दिया है। द्वीप के आसपास उसकी सैन्य गतिविधियां अब तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में चीन ने 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास पूरा किया है, एक बार फिर से ताकत का एहसास कराने की कोशिश है। ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास किया गया और अब अभ्यास पूरा हो गया है। द्वीप पर कब्जा करने का यह अभ्यास था, यानी कि सीधे सीधे एक ड्रिल करके दिखा दिया चीन ने कि अगर ताइवान की तरफ आगे बढ़ना है तो इस तरीके से ताइवान पर कब्जा होगा। पहले भी ताइवान को डरा चुका है चीन, और अब इन दिनों ये कोशिशें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, चीन की चालबाजियां पूरी दुनिया जानती है, चीन की चालबाज नजरों को पूरी दुनिया पहचानती है। ऐसे में ताइवान को घेरना या फिर सीधे सीधे युद्ध की चेतावनी देना और ये कहा कि आज़ादी की अगर कोशिश की तो कुचल देंगे, तबाह कर देंगे, इसका मतलब क्या है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? एक और युद्ध का मोर्चा अब हम देखने वाले हैं? देखिए, यहाँ है बहुत स्पष्ट है, व्यवहार कर रहा है, और चाइना ताइवान पर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करना चाहता है, और ताइवान के जो नई सरकार है उसको डराने धमकाने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये ड्रिल कंडक्ट की गई है।
और जिस तरीके के बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं, जाहिर है कि ये जो बयान है ताइवान के ऊपर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक ताइवान की अपनी रक्षा की तैयारियों का प्रश्न है, तो ताइवान अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार है और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी ताकत मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस मिलिट्री ड्रिल, जो आक्रामक मिलिट्री ड्रिल चाइना ने कंडक्ट की, उसके ऊपर अपनी चिंता अवश्य व्यक्त की है। लेकिन चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हों जिसमें भारत भी शामिल है, वो सभी चाइना की जो आक्रामक प्रवृत्तियों से अवगत हैं और उसको डील करने के लिए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भी डेवलप किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ताइवान के बीच में यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 है, जिसके की तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, एडवांस वेपन सिस्टम्स को ताइवान को प्रोवाइड कराता रहा है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर अपनी आक्रामकता और बढ़ाई, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को भी करने के लिए आगे बढ़ सकता है, जिसमें कि वो अपनी वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू भी कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ताइवान के संदर्भ में जो नीति है, जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, जहां एक तरफ वो वन चाइना पॉलिसी को भी अमेरिका मानता है, वहीं दूसरी तरफ वो ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट भी देता है। लेकिन यदि चाइना का एग्रेशन ताइवान की तरफ ज्यादा बढ़ा, तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी में बदल जाएगी और उसकी वन चाइना पॉलिसी जो अमेरिका फॉलो करता है उसको रिव्यू भी वो कर सकता है। अन्य राष्ट्र भी ऐसा करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। देखिए, ताइवान के ऊपर चाइना धमकियां तो जरूर दे सकता है, लेकिन उसने वो रशिया का जो हश्र यूक्रेन में हुआ है, रशिया कुछ जाहिर है कि उसके यूक्रेन के युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। 2 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, युद्ध लगातार जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि महाशक्तियां यूक्रेन के पीछे खड़ी हैं। उसी तरीके से ताइवान के पीछे भी महाशक्तियां खड़ी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताइवान के ऊपर यदि चाइना ने फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया, तो वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए बड़ा खतरा पैदा कर देगा। साउथ चाइना सी पर एकाधिकार की तरफ बढ़ेगा, सिंकाकू आइलैंड्स की तरफ एकाधिकार की तरफ बढ़ेगा, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर वो खतरे पैदा करेगा, जिसको कि सभी महाशक्तियां, सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र जानते हैं। इसी वजह से ताइवान के ऊपर चाइना का यदि कोई एग्रेशन होता है तो उसका जवाब उसे अवश्य मिलेगा। सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगेंगे ही लगेंगे, जवाब मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये कि ताइवान कितना सेफ रह पाएगा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट तो यूक्रेन को भी अलग अलग देशों से मिला है, लेकिन यूक्रेन की आज हालत किसी से छिपी नहीं है। तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिलता है। इन सब के बीच में चीन को घेरने की कवायद तेज हो गई है। चीन को घेरने के लिए रणनीति बना रहा है अब अमेरिका ने नया संगठन बनाया है, स्क्वाड, और संगठन में अमेरिका, जापान, फिलीपींस शामिल किए गए हैं। संगठन में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं कि भारत के कारण स्क्वाड ज्यादा अहम यहाँ पर हो गया है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में जो विवाद चल रहा है वो भी यहाँ पर जहन में रखा गया है। इस संगठन का असर क्या इस टसल पर होगा जो फिलहाल चीन और ताइवान के बीच में नजर आ रही है। अगर कुछ शक्तिशाली देश इस बात का विरोध करें जो चीन की चाल है, या फिर चीन को घेरने की कोशिश करें, तो उसका क्या असर होगा। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो जहन में बनी हुई हैं। इस पर आगे बात करते हम आपसे संजीव जी और कर्नल शिवदान, लेकिन अभी फिलहाल कुछ चुनावी खबरें हैं जिनका हम रुख करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अभी यूपी का हम रुख कर लेते हैं। यूपी में जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव हैं।